तो हम लोग लास्ट टाइम रॉकेट की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके थे। अब कुछ एग्जांपल्स देखो और उसके बाद फिर चैप्टर खत्म। और एक प्रूफ रह गया था बस इसका, क्यों एग्जांपल्स और उसका जो प्रूफ था ना, वो थ्रस्ट फोर्स वाला बेटा जो है वो प्रूफ रह गया था। एग्जांपल्स देखो, एक रॉकेट है, बच्चा रॉकेट है, बच्चा रॉकेट, और इसका जो मास दिया हुआ है अभी ग्राउंड पे ही है। वो मान लो 1000 kg दिया हुआ है, और एग्जॉस्ट वेलोसिटी जिसको हम वी रिलेटिव कहते थे, ये मान लो 2 किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब तुम्हें माइनस dm/dt निकालना है। माइनस dm/dt का मतलब है कि पर सेकंड कितनी गैसेस निकल रही हैं, इसका ये मतलब हुआ ना। नहीं है, माइनस dm/dt का मतलब पर सेकंड कितना मास कम हो रहा है, या पर सेकंड कितनी गैसेस निकल रही हैं। ठीक, पहला पार्ट, टू जस्ट लिफ्ट द रॉकेट, और दूसरा पार्ट, टू प्रोवाइड एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सुनो, इस पे mg तो लगा नीचे और थ्रस्ट लगा ऊपर। तो एक बात बताओ, जस्ट इसको लिफ्ट करने के लिए f की वैल्यू mg के इक्वल नहीं होनी चाहिए? उज्जवल बता बेटा, जस्ट अगर लिफ्ट करना है तो f की वैल्यू mg के इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होता जो है ये तो होना चाहिए ना। तो बस हो गया। तो पहले पार्ट में क्या हो गया, टू जस्ट लिफ्ट, हाँ, जस्ट लिफ्ट f को mg के इक्वल होना चाहिए, बस हो गया। अब f कितना होता था हमारा, v रिलेटिव होता था, क्यों v रिलेटिव इंटू माइनस dm/dt इक्वल टू mg। तो माइनस dm/dt कितना आ गया, माइनस dm/dt आ गया mg अपॉन v रिलेटिव, क्यों? अब मास था 1000, g था 10, और v रिलेटिव हमने 2 किलोमीटर पर सेकंड था, तो इसका मतलब 2000 मीटर पर सेकंड हो गया, क्यों? तो इसका मतलब 5 हो गया ना। लेकिन इसकी जो यूनिट होगी वो केजी पर सेकंड हो गया। इसका मतलब 1 सेकंड में 5 kg गैसेस बाहर आनी चाहिए, क्यों ज्वल? 1 सेकंड में 5 kg गैसेस क्या होनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए, बस हो गया ऐसे। ठीक, दूसरे पार्ट की क्या इक्वेशन बनेगी, हाँ, F माइनस mg,
हो गया। दूसरे पार्ट की इक्वेशन बनेगी F माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, और F का मतलब V रिलेटिव, क्यों, इंटू माइनस डी एम बाई डी टी इक्वल टू एम जी प्लस ए आ गया, क्यों, मे का बता बेटा जो है ये आ गया एम जी प्लस ए, अब वैल्यू रख दो माइनस डी एम बाई डी टी, ये कितना हो गया बता जो है एम जी प्लस ए अपॉन बी रिलेटिव, क्यों, ये आ गया। मेरे ख्याल से वैल्यूज तो रख लोगे ना, वैल्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 kg पर सेकेंड आ जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। उज्जवल नोट कर लिया, नोट कर लिया बेटा, ठीक है। आज मेरे पास क्लास के बाद टाइम रहेगा, कोई जनरल बातें पूछनी है तो पूछ लेना, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा कोर्स नहीं है। अब नया चैप्टर नए, उससे ही मेरा मन कर रहा है कि नए लेक्चर से स्टार्ट किया जाए। एग्जाम्पल 2, ये रॉकेट है। रॉकेट का जो मास है वो मान लो 1000 kg दिया हुआ है, और गैसेस का जो मास है वो मान लो 500 kg मान लेता हूँ, और माइनस डी एम बाई डी टी ये मान लो 50 kg पर सेकेंड है। इस रेट से गैसेस निकल रही है, ध्यान रखना, 50 kg पर सेकेंड इस रेट से गैसेस निकल रही है। तो और v रिलेटिव भी दिया हुआ है जिसको एग्जॉस्ट वेलोसिटी कहते हैं, ध्यान रखना, कुछ भी मान लो 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें वेलोसिटी ऑफ रॉकेट निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट व्हेन ऑल गैसेस आर बर्न्ड। अब देखो, मैंने तुम्हें वेलोसिटी का एक फॉर्मूला दिया था ना बेटा, हाँ यू को जीरो, बिल्कुल सही कह रहा है, यू को जीरो मान के चलते हैं। मैंने तुम्हें वेलोसिटी का एक फॉर्मूला दिया था, v इक्वल टू यू माइनस जी टी प्लस एल एन एम नॉट अपॉन एम, और v रिलेटिव से मल्टीप्लाई भी होना था, क्यों, याद आ रहा है उज्जवल, याद आ रहा है बेटा, ये होता था। अब वैल्यू रख दो, बस हो गया। u को रख लो 0, g को रख लो 10, t कितना लिखूं जरा बता उज्जवल, बता t कितना लिखूं बेटा जो इसमें, 10 सेकेंड, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 50 kg पर सेकेंड के रेट से गैसेस निकल रही हैं और मुझे पूरी 500 kg एग्जॉस्ट करनी है, नहीं है पूरी की पूरी 500 kg एग्जॉस्ट करनी है, तो 10 सेकेंड में नहीं हो जाएंगे एग्जॉस्ट। नहीं का बता बेटा जो है पर सेकेंड 50 kg गैसेस निकल रही हैं और 500 kg हमारे पास गैसेस हैं, तो कितना सेकेंड लगेगा, 10 सेकेंड लगेंगे। और उसके बाद v रिलेटिव 1 किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ, तो 1000 लिख लो। एम नॉट कितना लिखूं उज्जवल बता, एम नॉट कितना लिखूं बेटा जो है, एम नॉट होगा इनिशियल मास 1500
और m कितना लिखूं? हाँ, m रखोगे 1000 बस हो गया, क्योंकि जब गैसेस पूरी बर्न हो जाएंगी तो ये 1000 रख लेना। यहाँ से आंसर जो आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। क्यों? ये क्लियर हो गया? अब अगले जो दो एग्जांपल्स हैं वो थोड़े से ठीक लेवल के हैं, वो देखो। ये ना इस पे एक ट्रॉली है, ये स्मूथ है, इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, और t इक्वल टू 0 पे इसका मास तो मान लो m0 है और इसकी वेलोसिटी 0 है। अब इसके ऊपर होता क्या है ना, तुम इसके ऊपर मास गिराते जा रहे हो बेटा, जस्ट ड्रॉप्ड, जस्ट ड्रॉप्ड। और इस मास के गिरने का जो रेट है वो म्यू केजी पर सेकेंड, ये रेट है। तो तुम्हें इसकी v एज ए फंक्शन ऑफ t निकालना है, कितना होगा? दोबारा सुन लो, ट्रॉली पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हो F, और इनिशियल मास m0 था और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और उसके ऊपर तुम एक मास ड्रॉप करते जा रहे हो, जस्ट रखते जा रहे हो, बस हो गया। और उसका मास है म्यू केजी पर सेकेंड, इस रेट से रख रहे हो, तो तुम्हें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालनी है। तो मैं t टाइम पे कैलकुलेशन करता हूँ। हाँ, एट टाइम t, इसके ऊपर मास भी आ चुका है बहुत सारा, और इस पे एक कांस्टेंट फोर्स तो लगाइए। एक काम करते हैं, कांस्टेंट फोर्स को F0 ले लेते हैं, ठीक। और इसकी वेलोसिटी मान लो v हो चुकी है, तो मुझे सबसे पहले बताओ कि अब इसका मास कितना हो चुका होगा? बताओ, इसका मास कितना हो चुका होगा? हाँ, m0 प्लस म्यू टाइम्स t, इतना हो चुका होगा। क्यों नहीं? ये पर सेकेंड म्यू मास गिर रहा था, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? m0 प्लस म्यू इंटू टी। दूसरी बात, अब ये बताओ कि जो नया मास इस पे गिर रहा है उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वो तो 0 है ना? बताओ उज्जवल, इसके ऊपर जो नया मास गिरा है उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी 0 है कि नहीं? बता जो है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है और किधर को है? बता दे, ये बताओ, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है और किधर को है? बता। हाँ, इसका मतलब इस मास की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इधर को है, और वो v के इक्वल है। ये समझ में आया या नहीं आया? बताओ। ट्रॉली v से जा रही थी, ये बताओ, ट्रॉली v से आगे जा रही थी, और जो मास उस पर गिर रहा है उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी v है और लेफ्ट साइड में। अब ये बताओ कि दूसरी बात,
मास बढ़ रहा है, क्यों बता? मास बढ़ा कि नहीं बढ़ा बता जो है। हाँ, इसका मतलब थ्रस्ट किधर को लगेगा बेटा, ये बता जो है। इसका मतलब जो थ्रस्ट लगेगा वो लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ वी रिलेटिव। क्यों? याद है जब मास बढ़ता है तो थ्रस्ट फोर्स किधर को लगता है बता जो है, वी रिलेटिव की डायरेक्शन में। इसका मतलब इधर को थ्रस्ट फोर्स लग गया। और वो बाय द वे कितना होता है जरा बताओ, वी रिलेटिव इंटू प्लस माइनस डीएम बाई डी टी होता है। क्यों बताओ? नहीं होता, कितना होता है? वी रिलेटिव इंटू प्लस माइनस डीएम बाई डी टी। तो वी रिलेटिव तो यहाँ पे आ गया वी, और डीएम बाई डी टी यहाँ पे म्यू दिया हुआ है। बताओ उज्जवल, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया बेटा जो है कि वी रिलेटिव तो वी है और डीएम बाई डी टी म्यू दिया हुआ है। इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कितना है बता जो है। देयर फोर इस पे जो नेट फोर्स है वो एफ नॉट माइनस म्यू वी के इक्वल है। क्यों? और मुझे ये बता, एफ नेट को मैं एम ए लिख दूं? ये बता, एफ नॉट को एम ए लिख दूं बेटा? ये बता जो है, एफ नेट को एम ए लिख दूं और एम ए को क्या लिख दूं? एम इंटू डी वी बाई डी टी। बता उज्जवल, कोई डाउट? उज्जवल बता बेटा, नेट फोर्स इसमें कितना होगा? एफ नॉट माइनस म्यू वी, और वो एम ए लिखा और ये लिख दिया। अब इसमें इंटीग्रेशन है, बस हो गया। ये हो जाएगा डी वी अपॉन एफ नॉट माइनस म्यू वी इक्वल टू मेरे ख्याल से 1/m इंटू डी टी। ये हो जाएगा, ठीक है। अब तुम देख लो, बस हो गया। लिमिट्स यहाँ पे 0 से t हो जाएंगी। क्यों? और यहाँ पे लिमिट्स क्या हो जाएंगी बेटा जो है, 0 से v। तो यहाँ से ये बताओ, v एज ए फंक्शन ऑफ t निकाल सकते हो? ये बताओ, फाइंड v एज ए फंक्शन ऑफ t निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? ये खेलो। उज्जवल समझ में आ गया बेटा? ये बता जो है, क्लियर हो गया? ठीक। अब यहाँ पे बेटा एक बात बता कि इस पे एफ नॉट इधर को लगा था और थ्रस्ट फोर्स पीछे लगा था, और वो म्यू टाइम्स वी था। अब बता, ये बता नेट फोर्स कितना हो गया फिर, ये बता जो है। ये हो गया, बस हो गया। ठीक। अब इसमें ना एक कंसेप्ट निकल के आता है, मेरे ख्याल से वो काइनेमेटिक्स में मैंने बताया भी होगा शायद, आई थिंक, आई होप मैंने किया होगा शायद। देखो ना, इस पे दो फोर्स लगे हैं बेटा जो है। इधर को तो एक कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ है एफ नॉट, तो ये तो एक तरीके से एक्सेलरेटिंग है। क्यों? और इधर को एक फोर्स लगा हुआ है एफ इक्वल टू म्यू इंटू वी। एफ प्रोपोर्शनल टू वी है, और ये एक तरीके से रिटार्डिंग है। बताओ पहले, ये क्लियर है या नहीं है?
ऐसी सिचुएशन पहले भी कभी आई है मेरे ख्याल से, क्यों? ये आई है। अब आप ये बताओ कि जैसे जैसे v बढ़ता जाएगा, एज v इंक्रीजेस, तो f भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ जो है? बताओ, ये बताओ, जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे f भी बढ़ेगा ना। और ये बताओ, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, व्हेन f इक्वल टू f नॉट, इसका मतलब म्यू इंटू वी इक्वल टू एफ नॉट, इसका मतलब v इक्वल टू एफ नॉट अपॉन म्यू। तो बताओ उस समय नेट फोर्स जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? हाँ, उस समय नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, और एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? उज्जवल समझ में आया बेटा? ये बता जो है, उसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। और वो बाय द वे कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी बताओ जो है? एफ नॉट अपॉन म्यू, ये कह लो। और इसको आगे चल के हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी भी कहेंगे, ये ध्यान रखना, टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आया? एक एक्सिलरेटिंग फोर्स कांस्टेंट है एफ नॉट, और एक रिटार्डिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू वी है। तो जैसे जैसे वी बढ़ रहा है वैसे वैसे रिटार्डिंग फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। और जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे तो उस समय नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। और एक चीज का ध्यान रखना, इस केस में वेलोसिटी जीरो से टर्मिनल तक बढ़ती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, बस हो गया, ये ध्यान रखना। वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू टर्मिनल, लेकिन वो कैसे बढ़ेगी? एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। तो ये बताओ, अगर मैं v वर्सेस t ग्राफ बनाता इसमें, तो तुम्हें लग रहा है कुछ ऐसा बनेगा बेटा? ये बताओ, ये टर्मिनल वेलोसिटी होगी, और वो कितनी होगी बाय द वे? एफ नॉट अपॉन म्यू। कॉपी ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर एक कांस्टेंट फोर्स है और एक रिटार्डिंग फोर्स है जो प्रोपोर्शनल टू v है, तो जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे तो उस समय तुम्हें एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। और ऐसे केसेस में जो वेलोसिटी होती है वो एक्सपोनेंशियली क्या होती है? बढ़ती है, बस हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे v का क्या बनेगा बेटा? जो इक्वेशन क्या बनेगी? v इक्वल टू बनेगी v टर्मिनल 1 - e⁻² -k इंटू टी, इस टाइप की बनेगी। याद है कि नहीं ये बताओ उज्जवल? बताइए याद है कि नहीं है? याद आ गया ना? ये खेल बस हो गया। अब सुन, अबे उल्लू, वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको मैं एक्सिलरेटिंग कह दे रहा हूँ, और वेलोसिटी के अपोजिट जो फोर्स लग रहा है उसको मैं रिटार्डिंग कह दे रहा हूँ। ठीक। अब ये बता, पीछे की डायरेक्शन में मैंने पहले 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो भी वो रिटार्डिंग है, फिर मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तब भी रिटार्डिंग है, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया तब भी रिटार्डिंग है। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, इसलिए मैं उसको रिटार्डिंग कह रहा हूँ, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है।
अब बता समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बता जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको मैं एक्सीलरेटिंग कह दे रहा हूँ, और वेलोसिटी के अपोजिट जो लग रहा है उसको मैं रिटार्डिंग कह दे रहा हूँ, और पीछे की डायरेक्शन में फोर्स वेलोसिटी के साथ बढ़ता जा रहा है, ज्यादा वेलोसिटी तो ज्यादा रिटार्डिंग फोर्स। अब बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? ये बता पहले जो है, ये बता ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऐसे ये कह दे ऐसे। तो इस टाइप से चलता है। तो हमेशा याद रखना जब भी तुम्हें इस टाइप का फोर्स मिले कि एक कांस्टेंट फोर्स एक्सीलरेटिंग हो और एक रिटार्डिंग फोर्स हो जो वेलोसिटी के साथ बढ़ रहा हो, तो फिर एक्सपोनेंशियली क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। अब थोड़ा सा चेंज है इसमें, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटा। यहाँ पे ना कई सारा मास रखा था और बाकी सब सेम है। इधर को कांस्टेंट फोर्स एफ नॉट है और इसके साथ में मास निकलता जा रहा है, ठीक है। और इसके निकलने का जो रेट है वो अभी भी म्यू केजी पर सेकेंड है, और t इक्वल टू 0 पे मास एम नॉट था और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब मुझे बताते हुए चलना एट टाइम t। लेट वेलोसिटी इज v, ठीक है। पहली बात ये बताओ मास कितना हो जाएगा t टाइम के बाद? t टाइम के बाद मास कितना हो जाएगा बेटा? जो है एम नॉट माइनस म्यू टी। दूसरा थ्रस्ट फोर्स कितना होगा बता? बता थ्रस्ट फोर्स कितना होगा बेटा? जो है उज्जवल तू बता बेटा थ्रस्ट फोर्स कितना होगा? बेटा अब के थ्रस्ट फोर्स 0 होगा। समझ गए? अब के थ्रस्ट फोर्स क्या होगा? 0 होगा बेटा। क्यों? बिकॉज अबे अब के जो मास निकलेगा, जैसे तू ये बता ये ट्रॉली है, इसकी अगर v वेलोसिटी है तो फिर यहां से जो मास निकल रहा होगा उसकी वेलोसिटी भी तो v ही होगी। इसका मतलब v रिलेटिव 0 नहीं होगा बता? हाँ तो वही तो लिखा हुआ है, ये मास ड्रॉप हो रहा है ना बेटा, यहाँ से जस्ट निकल रहा है ना, इसके अंदर से मास निकल रहा है ना, जो है यहाँ से निकल रहा है जो है, तो v रिलेटिव 0 होगा, ये ध्यान रखना बेटा। समझ में आ गया? इसका मतलब नेट फोर्स फिर केवल कितना रहेगा बता? जो है देयरफॉर एफ नेट वो एफ रहेगा बस, वो एफ नॉट, सॉरी, समझ ना, सिर्फ एफ नॉट रहेगा। और एफ नॉट को मैं कितना लिख सकता हूँ? अच्छा पिछली बार एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अभी करते हैं करेक्ट। ना इसको लिख सकता हूं मैं एम इंटू ए, ठीक। लेकिन वहां पे ना एम को मैंने एक्चुअल में कांस्टेंट मान लिया बेटा, वो थोड़ा सा वो है। यहाँ पे ये होगा ना बेटा, ये बताओ जो है एम नॉट माइनस म्यू टी, समझ में आया, इंटू डी बी बाई डी टी। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है ना वहां पे। गोपी समझ में आ रहा है पिछले में क्या मिस्टेक हो गई थोड़ी सी? गोपी समझ में आ रहा है पिछली बार क्या मिस्टेक हो गई? मैंने m को कांस्टेंट मान लिया ना वहां पे, जबकि m कितना था बता? जो है एम नॉट माइनस म्यू टी था। उज्जवल मिस्टेक समझ में आई?
मिस्टेक समझ में आई कि नहीं आई बेटा बता जो है, ठीक है, वहां पे m को मैंने कांस्टेंट मान लिया, तो यहाँ पे ये होगा जो है, तो इसका मतलब क्या हुआ बता जो है, डी वी इक्वल टू एफ नॉट तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, डी टी अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी, ये बनेगा। अब लिमिट लगाओगे, ये होगा 0 से t और ये होगा 0 से v। क्यों? यहां से v एज ए फंक्शन ऑफ t निकालोगे, ये कह लो। समझ में आया ना क्या है कि इस केस में थ्रस्ट फोर्स नहीं लगेगा। अब पिछले वाले में थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, क्या होगा सुनो। पिछले वाले में ना बेटा जो है, ये तो सही है, इसमें तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ना तुम्हें ये m को ये रखना पड़ेगा बेटा जो है, m अंदर जाएगा एक्चुअल में ना, ये होगा dt अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी होगा। अब 0 से t जाएगा। गोपी पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा बता जो है, ये हो गया क्लियर, समझ गए ना, ये बनेगा बेटा जो है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब चलते हैं, एक बार दोबारा देख लो तुम्हें दोनों में कंफ्यूजन क्या हो रहा होगा। देखो बेटा देख, जो पहला एग्जाम्पल था ना, फर्स्ट एग्जाम्पल, उसमें देख क्या था, इसकी वेलोसिटी v थी और इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो इसका मतलब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इधर को आ रही थी। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा, ये था। सेकंड वाले में क्या था, इसकी वेलोसिटी v थी, तो इससे जो मास निकला उसकी वेलोसिटी भी v है, तो इसका मतलब v रिलेटिव 0 है। बताओ दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? उज्जवल और मिहिका बता बेटा, दोनों प्रॉब्लम्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बता जो है, क्लियर है ना बिल्कुल जो है, तो अच्छी तरीके से देख लेना। और वो मास जो मैंने गलती की थी ना, उसको ध्यान रखना बेटा जो है, मास एक में रखोगे एम नॉट प्लस म्यू टी और दूसरे में रखोगे एम नॉट माइनस म्यू टी, ये रखोगे, ठीक है। अब जरा प्रूफ और कर लेते हैं, थ्रस्ट फोर्स का जो प्रूफ है उसको और देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ थ्रस्ट फोर्स, ध्यान से देखना, मैं स्पेस की बात कर रहा हूं, जहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। अब ये बताओ कि मान लो ना ये मास m था और इसकी वेलोसिटी v थी, मान लो, इसके बाद इससे dm मास निकल गया और इसकी वेलोसिटी मान लो v प्लस dv हो जाती है, और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी तो v r थी, तो इसका मतलब जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी वो पहले ही बताओ, वी आर प्लस वी प्लस डी वी, बताओ ये होगी या नहीं होगी? पहले समझ में आया कि नहीं आया? और ये मास m माइनस डी एम रह गया,
उज्जवल समझ में आया? एक m मास था जो v वेलोसिटी से जा रहा था, अब उसमें से dm मास निकल गया, तो बाकी बचा क्या मास? m माइनस dm बचा, और उसकी वेलोसिटी मान लो v प्लस dv हो जाती है। तो जो dm मास निकला उसकी वेलोसिटी हमने रिलेटिव वेलोसिटी vr मानी, तो एब्सोल्यूट ये हो गई। अब ये बताओ कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मैं समेशन p इनिशियल और समेशन p फाइनल इसको इक्वल लिख दूं बेटा? ये बताओ जो है, चलो इसको वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है। ये बताओ, मैं समेशन p इनिशियल और समेशन p फाइनल को इक्वल रख दूं? नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये हो गया। अब इनिशियल मोमेंटम कितना था देख, m इंटू वी, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना है देख, m माइनस डी एम, v प्लस डी वी प्लस डी एम इंटू वी रिलेटिव प्लस v प्लस डी वी। बता, बताओ क्लियर है कि नहीं बेटा जो है? अब ओपन कर लो, चलो ये एम वी आ गया माइनस डी एम इंटू डी वी आ गया, किससे? उससे मल्टीप्लाई आ गया, प्लस m इंटू डी वी आ गया। काफी एक्सप्रेशन आ गया ना, प्लस डी एम इंटू वी आ गया, प्लस डी एम इंटू वी आर आ गया, प्लस वो माइनस डी एम इंटू वी होगा, तुमने बताया नहीं बेटा, तुम बड़े शैतान बच्चे हो। और प्लस डी एम इंटू वी आ गया, और प्लस डी एम इंटू डी वी आ गया। बता, गोपी बता, देख जरा सारे मल्टीप्लाई हो गए कि नहीं हो गए? बता जो है, सारे के सारे मल्टीप्लाई हो गए मेरे ख्याल से। अब इतने लंबे चौड़े एक्सप्रेशन में ना कट करने में बड़ा मजा आता है, सही बता रहा हूँ, इतना मजा आता है क्या बताऊं मैं। जैसे देख, एम वी से एम वी कैंसिल हो गया, डी एम डी वी और डी एम डी वी ये कैंसिल हो गया, और डी एम इंटू वी, डी एम वी और डी एम वी ये कैंसिल हो गया। बता क्लियर है? बता गोपी, गोपी बता बेटा जो है, ये क्लियर है कि नहीं? बता जो है, इतने कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब लास्ट में क्या रह गया देखना, लास्ट में रह गया m इंटू डी वी इक्वल टू माइनस डी एम इंटू वी आर। ये हो गया ना, m इंटू डी वी इक्वल टू माइनस डी एम इंटू इतना। अब तुम डी टी से इसको डिवाइड भी कर दो, अब उज्जवल ये बता, ये इसको मैं फोर्स लिख दूं? बता, ये बता, इसको इस टर्म को मैं फोर्स लिख दूं कि नहीं लिख दूं? बता जो है, dt से डिवाइड कर दिया मैंने, ध्यान रखना जो है। तो ये बता, इसको मैं फोर्स लिख दूं कि नहीं लिख दूं? बता जो है, तो इसका मतलब फोर्स इक्वल टू कितना आ गया जरा बता जो है, फोर्स इक्वल टू आ गया v रिलेटिव इंटू माइनस डी एम बाई डी टी आ गया, बस हो गया। गोपी बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? यही तो हमने किया था, थ्रस्ट फोर्स क्या माना था बेटा? ये माना था। और यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है? बता, अपने आप ही क्यों आ जा रहा है? नेगेटिव क्यों आ रहा है यहाँ पे? ऑलरेडी नेगेटिव क्यों आ रहा है? हाँ, बिकॉज मास क्या हो रहा था जो है, मास डिक्रीज कर रहा था, बस हो गया।
क्लियर हो गया ना। अब एक काम करते हैं कि 2-3 रिजल्ट्स और हैं वेरिएबल मास पे, उसको और नोट कर लेते हैं, बस उसके बाद खत्म। प्रूफ आ गया ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया प्रूफ, ये बताओ। उज्जवल बता बेटा, प्रूफ आया समझ में नहीं आया? आ गया ना। अब 3 रिजल्ट्स हैं, सुनो। इसके बाद बेटा कहानी खत्म इस चैप्टर की, मतलब हाँ। 3 रिजल्ट्स ऑफ वेरिएबल मास। सबसे पहला, ये मान लो एक कंटेनर है, और यहां से ना पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। यहां से पानी बाहर निकल रहा है और ये h डेप्थ नीचे है। आगे हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि ये जो v की वैल्यू आती है ना, √2gh होती है बेटा, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो a है, और लिक्विड की डेंसिटी रो है। तो पहले ये बताओ, तुम्हें लग रहा है कि कंटेनर में पीछे को एक फोर्स लगेगा, थ्रस्ट? बताओ, ये बताओ, कंटेनर पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है पीछे को थ्रस्ट फोर्स लगेगा बेटा जो है, क्योंकि इसका मास कम हो रहा है ना, अगर देखोगे तो मास डिक्रीज हो रहा है, क्यों? ये वही तो हो गया जो वो गंदा बच्चा बीड़ी पी रहा था, गोपी। ये वही वाला केस तो है, गंदा बच्चा जो बीड़ी पी रहा था बेटा जो है, ये वाला केस है कि नहीं बता जो है? नहीं है। तो बस हो गया, थ्रस्ट फोर्स पीछे लगेगा। तो ये जो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आती है ना, वो आती है रो ए वी स्क्वायर होती है, बस हो गया, ये ध्यान रखना। v की वैल्यू √2gh होगी। प्रूफ तुम करोगे, बताओ? तुम पे छोड़ू इसको, पूरा समझते हुए प्रूफ करोगे, ये बताओ बेटा जो है, करोगे ना? तो फोर्स की वैल्यू जो आती है वो आती है रो ए वी स्क्वायर, और v यहाँ पे कितना होता है, √2gh होता है, ये कह लो। एक तो ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा रिजल्ट देखो। एक चेन है, अरे बेटा एक कंटेनर से पानी बाहर निकल रहा है, एक कंटेनर से पानी बाहर निकल रहा है, तो कंटेनर पे पीछे को थ्रस्ट फोर्स नहीं लगेगा, ये बता। ये वही वाला तो है जो गंदा बच्चा बीड़ी पी रहा था, तभी तो तेरे से कहता हूँ कि गंदे बच्चों को भी देख, अगर वहां से भी फिजिक्स सीखने को मिलती है। तू तो अच्छी अच्छी चीजें देखता है, बस हो गया, समझ गया ना? तू सोचता है सारी दुनिया में अच्छी अच्छी चीजें देखूं, बस हो गया जो है। इसीलिए कहा कि गंदे बच्चों को भी देखा, अगर वहां से भी फिजिक्स सीखने को मिलती है जो है। तो बता, ये वही वाली सिचुएशन है कि नहीं, ये बता बेटा जो है। तो बस हो गया, ये मैंने कहा कि फोर्स कितना लगेगा जो है, ये लगेगा रो ए वी स्क्वायर इतना लगेगा। ठीक, अब दूसरा सुन। ये एक चेन है जो टेबल पे गिर रही है, और इसका मास पर यूनिट लेंथ, वो लैम्डा है मान लो, और ये जो गिर रही है ना अभी, इसकी वेलोसिटी v है। अब ये बताओ, जो पोर्शन टेबल पे है, इसका मास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बताओ? बता गोपी, जो टेबल पे है उसका मास बढ़ा कि नहीं बढ़ा जो है, ठीक।
तो आपके इस पे फोर्स नीचे को लगेगा बेटा। फील भी आ रहा होगा तुम्हें खुद ही, क्यों फील भी आ रहा होगा। तो इस फोर्स की जो वैल्यू आती है वो लैम्डा टाइम्स वी स्क्वायर आती है। इसको भी तुम ही प्रूफ करोगे। वो v रिलेटिव इंटू माइनस डीएम बाई डी टी से आएगी, ध्यान रखना। v रिलेटिव इंटू माइनस डीएम प्लस माइनस डीएम बाई डी टी से आएगी। ये जो भी हम फोर्स निकाल रहे हैं वो कौन से एक्सप्रेशन से आएगी बेटा जो है, ये आएगी v रिलेटिव इंटू प्लस माइनस डीएम बाई डी टी से आएगा, जो भी मैं निकाल रहा हूं। उज्जवल ये बता, ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता जो है, कि एक चेन टेबल पे गिर रही है बेटा जो है, नहीं है, एक चेन टेबल पे गिर रही है, तो जो चेन ऑलरेडी टेबल पे पहुंच चुकी है उसका मास बढ़ रहा है, तो उस पर जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो नीचे को लगेगा, और वो लैम्डा इंटू वी स्क्वायर लगेगा। चल मैं करवा ही देता हूँ यार, छोड़ तू उसको, पहले लिख लेता हूँ, तीसरा रिजल्ट भी लिख लेता हूँ, फिर करते हैं, ठीक है। तीसरा, अब उल्टा है कुछ। अब यहां पे चेन रखी हुई है और यहां से चेन नीचे आ रही है बेटा, समझ गए ना, यहां से चेन नीचे आ रही है। समझ में आया बेटा, नहीं आया ये बता बेटा जो है, ठीक है। तो अब जो ये है इसका मास डिक्रीज हो रहा है, बता गोपी। और इसकी वेलोसिटी मान ले v आ गई है, इस पे थ्रस्ट फोर्स तुम निकालोगे कितना होगा, ठीक है। इस पे थ्रस्ट फोर्स निकालोगे तुम, ठीक, देख लेना, एक बार देख लेना कितना होगा। और इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है, वो लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं प्रूफ करवा दे रहा हूं, देख ले। सबसे पहले प्रूफ 1, देख ये तो था रेस्ट पे बेटा, और ये मास v से निकला था, तो ये बता इसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी इधर को v रही या नहीं रही, बता। बताओ उज्जवल, जो पानी निकला था उसकी वेलोसिटी v थी, नहीं है, जो पानी निकला था उसकी वेलोसिटी v थी, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी भी v के इक्वल उधर को होगी, ठीक। और इसका मास डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जो थ्रस्ट फोर्स होगा वो एंटी पैरेलल टू v रिलेटिव होगा, बता। उज्जवल तू बता बेटा जो है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कंटेनर रेस्ट पे था और जो पानी बाहर निकल रहा था उसकी वेलोसिटी v थी, तो इसका मतलब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी उधर को ही होगी v, और कंटेनर का मास कम हो रहा है, तो इसका मतलब कंटेनर पे जो थ्रस्ट फोर्स होगा वो उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, इतना तो पक्का है, इधर को लगेगा। अब कितना लगेगा सुन, ये लगेगा v रिलेटिव इंटू माइनस डीएम बाई डी टी, कोई डाउट उज्जवल बता। अब v रिलेटिव तो हो गया v, और m एक तरीके से रो इंटू वॉल्यूम हो गया,
ये बता, ये पूरी क्वांटिटी वॉल्यूम पर सेकंड बता, ये हुआ या नहीं हुआ बेटा, पहले बता। ये पूरे का पूरा dm/dt कह रहा हूं मैं। ये बता, -dm/dt की वैल्यू रो इंटू वॉल्यूम पर सेकंड हुआ या नहीं हुआ बता, जो है रो इंटू वॉल्यूम पर सेकंड हुआ ना। अब वो कितना हुआ सुन, रो इंटू v का मतलब तो हो गया डिस्टेंस पर सेकंड, इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ वॉल्यूम पर सेकंड हो गया। बताओ क्लियर है कि नहीं है उज्जवल। v का मतलब हो गया डिस्टेंस पर सेकंड, और a का मतलब हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वॉल्यूम पर सेकंड नहीं हो गया बता, जो है ये हो गया। तो अल्टीमेटली थ्रस्ट फोर्स जरा देखना कितना आ गया, रो ए वी स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। दोबारा सुन ले, मास पर सेकंड क्या हुआ सुन, रो इंटू वॉल्यूम पर सेकंड, ये हुआ ना मास पर सेकंड क्या हुआ, रो इंटू वॉल्यूम पर सेकंड। अब वॉल्यूम पर सेकंड क्या हुआ, डिस्टेंस पर सेकंड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डिस्टेंस पर सेकंड किसके इक्वल होगा, v के इक्वल होगा। क्यों, डिस्टेंस पर सेकंड v के इक्वल होगा, तो वहां से रो ए वी स्क्वायर हो गया। गोपी बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। गोपी बच्चा बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया बता, जो है बेटा, जो है ये कह ले। अब प्रूफ 2 पे चलते हैं बेटा। तू तो सोचता है चल ऐसे ही पिलाते हैं, खाली फालतू की चीजें पिलाते रहते हैं। ये तो रेस्ट में है, और इसका मास इंक्रीज कर रहा है, और इसके ऊपर जो मास गिर रहा है उसकी वेलोसिटी अभी v है। तो इसका मतलब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी इधर ही को v होगी बता। बता क्लियर है कि नहीं है। ये बता, जो मास उस पर गिर रहा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी v होगी कि नहीं होगी बता, जो है ये होगी। अच्छा, मास इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जो थ्रस्ट फोर्स होगा वो पैरेलल टू v रिलेटिव होगा। क्यों, ये बता पैरेलल टू v रिलेटिव होगा कि नहीं होगा बता, जो है। तो इसका मतलब इस पे थ्रस्ट फोर्स नीचे को ही आएगा। क्यों, और वो कितना होगा, v रिलेटिव इंटू प्लस dm/dt होगा। क्यों उज्जवल, बता बेटा, जो है v रिलेटिव इंटू प्लस dm/dt होगा। अब v रिलेटिव तो रख ले v, और अब ये आ जा, देखा क्या है बेटा, ये वाली क्वांटिटी क्या है, ये तो हो गया डिस्टेंस पर सेकंड या लेंथ पर सेकंड। उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि जो लैम्डा था वो मास पर यूनिट लेंथ था। बता ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बता उज्जवल। डिस्टेंस पर सेकंड कितना हुआ बता, जो है डिस्टेंस या लेंथ पर सेकंड कितना हुआ v, और उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। लैम्डा वहां पे था मास पर यूनिट लेंथ, तो वो मास पर यूनिट टाइम हो गया कि नहीं हो गया बता, जो है ये बता, ये जो dm/dt है ये v इंटू लेमडा समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ गोपी भैया। बता बेटा, जो है v तो हो गया डिस्टेंस या लेंथ पर सेकंड, और उसको मास पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो मास पर सेकंड आ गया, बस हो गया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बता, लैम्डा इंटू वी स्क्वायर हो गया। ये है, आगे समझना। ये 3 रिजल्ट्स और होते हैं, तो ये हमारा वेरिएबल मास पूरा सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। बाकी चलो फिर अब नेक्स्ट चैप्टर नए लेक्चर से करेंगे, और तुम्हें कुछ पूछना पाछना है तो पूछ सकते हो।